नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन रचनाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले हम बता दें आप लोगों को कि हम लोग गुप्त शासकों के बारे में, उनकी शासन प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक गतिविधियाँ, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ कैसी, सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ये गुप्तकाल का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग गुप्तकालीन रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे गुप्तकालीन रचनाओं के बारे में। तो देखते हैं कि गुप्तकाल में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी और किस ने व्यक्ति ने किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कालिदास को। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शेक्सपियर? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की थी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला इनका है जो है रचना है विक्रमोर्वशियम। ठीक है, और ये जो है विक्रमोर्वशियम, इसमें एक कहानी है ये, जिसमें एक सम्राट रहते हैं और वो सम्राट पूर्वा है और एक अप्सरा रहती है जिनका नाम रहता है उर्वशी। उन दोनों लोग की प्रेम कथा है। और दूसरा है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी यह भी एक प्रेम कथा है जिसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। यह है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें भी यह भी एक प्रेम कथा है और ये एक दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। और इन दोनों लोग से एक पुत्र भी होता है और इनके पुत्र का नाम भरत रहता है, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ता है हमारे देश का। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों है, ये तीनों लव स्टोरी है। ठीक है, मतलब प्रेम कथा है। और इसके बाद है ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। ये इनकी कालिदास की ये सब रचनाएं हैं। और हम आपको बता दें कि कालिदास की रचनाओं को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इनके सभी रचनाओं के लास्ट में म है। देखिए, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, कुमार संभवम, यानी ये सब जितनी भी रचनाएं हैं सब में लास्ट में म है। तो अब हम लोग देखते हैं कालिदास के बाद विशाखा दत्त के बारे में कि विशाखा दत्त की जो रचना थी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो हम बता दें मुद्रा राक्षस के बारे में, तो ये एक ऐतिहासिक घटना के ऊपर लिखा गया है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो जब मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हैं तो उस चीज़ का उनके बैठने का मतलब सिंहासन बैठने का कथा का वर्णन है इसमें। और ये जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें कुमारगुप्त तृतीय यानी विक्रमादित्य को एक शक राजा, विक्रमादित्य जो होते हैं एक शक राजा का वध करते हैं, उसके बारे में वर्णन मिलता है इसमें। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मुद्रा राक्षस इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है और जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दंडिन को। तो दंडिन जो होते हैं ये काव्य दर्शन का रचना करते हैं और 10 कुमार चरित्र का रचना करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसके बारे में। इसके बाद देख लीजिए दंडिन की दोनों रचनाएं हैं। उसके बाद जो है होता है वरामिहिर। तो वरामिहिर जो रचना करते हैं वो है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। ठीक है, इनकी दो रचनाएं हैं। वरामिहिर की दो रचनाएं और हैं जो है बृहत जातक और लघु जातक, दो, मतलब इनकी कुल मिलाकर के 4 रचनाएं होती हैं। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक और एक लघु जातक, यानी 4 रचनाएं इनकी हैं कुल। इसके बाद हम देखते हैं आर्यभट्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं ये, इनकी रचना है ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम। ठीक है, ये दोनों जो हैं इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भास को। तो ये जो भास होते हैं एक राजा भी होते हैं, साथ साथ एक बहुत बढ़िया कवि भी होते हैं। ठीक है, इनकी कविता वगैरह में इनकी रुचि रहती है। खैर देखते हैं जो भास होते हैं इनका एक रचना रहता है स्वप्नवास दत्ता। और ये स्वप्नवास दत्ता जो है यह भी एक प्रेम कथा है। इसमें महाराजा उदयन और वास दत्ता की प्रेम कथा के बारे में मिलता है। ये चारु दत्ता है, ये भी एक प्रेम कथा है, इसमें नायक नायिका का वर्णन मिलता है। और एक इनका रचना है उरुभंग, यानी कि इनकी कुल 3 रचनाएं हैं किसकी? भास की, स्वप्नवास दत्ता, चारु दत्ता और उरुभंग। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं, और इतना ही नहीं और लोग थे, तो इन लोग के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग।
तो देखते हैं कि भारवी जो थे वो किरात अर्जुनियम का रचना किए थे। ठीक है, और ये एक एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट उसमें टिक लगाते जा रहे हैं। ठीक है, असंग जो थे वो योगाचार लिखे थे, इनकी इसकी रचना किए थे। ये सब बौद्धकालीन रचनाएं हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये वत्स भट्टी जो है वो रावण वध का रचना किए थे। चंद्र गोमिन जो है वो चंद्र व्याकरण की रचना किए थे। बुद्ध घोष जो है विशुद्ध मग्न की रचना किए थे। उसके बाद है सिद्धसेन, ये न्यायावतार की रचना किए थे। ये भी बड़ा एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है शूद्रक जो होते हैं वो मृच्छकटिकम की रचना करते हैं। ये बड़ा फेमस है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, बहुत लोग को याद भी होगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत फेमस है ये। इसके बाद है कामंतक जो है वो नीति शास्त्र की रचना करते हैं। और विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र की रचना करते हैं, और ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में बहुत सारे इसकी संकलन वगैरह होते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। जो संकलन होते हैं उसमें देखते हैं कौन कौन से किस किस दर्शनों का संकलन होता है। तो पहला है जो प्रमुख दर्शन उनके बारे में देखते हैं। तो सांख्य, ये सांख्य दर्शन है, इसके जो प्रणेता रहते हैं वो कपिल मुनि रहते हैं। और योग दर्शन के पतंजलि होते हैं। न्याय दर्शन के जो होते हैं वो गौतम होते हैं। ये गौतम बुद्ध वाले नहीं, ये दूसरे गौतम है। ठीक है, और जो होते हैं वैशेषिक दर्शन के वो कड़ाद होते हैं। लास्ट है मीमांसा दर्शन के जैमिनी होते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इन लोगों को। ठीक है, जो प्रमुख दर्शनों के प्रणेता हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। तो कालिदास के बारे में जानते हैं। तो कालिदास जो थे एक महान साहित्यकार थे। ठीक है, और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, क्योंकि ये इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट कहा जाता है कि शून्य तथा दशमलव प्रणाली का विकास इन्होंने किया था। कुछ लोग कहना रहते हैं कि ये नहीं, एक अज्ञात कोई वैज्ञानिक उन्होंने किया। ठीक है, और आर्यभट्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं वो है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। ये कौन कहता है? आर्यभट्ट। और जो कोपरनिकस कहता है उससे पहले ही आर्यभट्ट कह चुके थे इस बात को। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट ने ही पाई का मान बताया 3.14। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त। अब ब्रह्मगुप्त जो थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था और इनकी रचना थी ब्रह्म सिद्धांत। अब हम आपको बता दें कि आर्यभट्ट की भी एक रचना है ब्रह्म सिद्धांत, और ब्रह्मगुप्त का भी एक रचना है ब्रह्म सिद्धांत। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मतलब दोनों के संबंध में हो सकता है ब्रह्म सिद्धांत की रचना का, और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें, मतलब ऐसा फंसाऊ क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों दिया हो। ठीक है, अब इसके बाद है वराहमिहिर जो थे वो बहुत बड़े ज्योतिष थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नागार्जुन को। ये रसायन व धातु विज्ञान के विख्याता थे। ठीक है, और जो ये थे नागार्जुन, इन्होंने बताया था कि धातु यानी सोने चांदी तांबा जैसे चीज़ों से, धातुओं से इनकी सोने चांदी के जो ये जो धातुएं हैं प्रतिक्रिया देती हैं, इनकी प्रतिक्रिया से उपचार किया जा सकता है, किसी भी रोग का उपचार किया जा सकता है। तो ये बड़ा ही अच्छी बात थी। इसके बाद देखते हैं धन्वंतरी के बारे में। तो जो धन्वंतरी थे ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो आयुर्वेद है, यानी ये बहुत बड़े चिकित्सक थे धन्वंतरी। और इनका एक इन्हीं के मतलब कहते हैं देखभाल में ये सुश्रुत पले बढ़े। ठीक है, इन्हीं के संरक्षण में, और सुश्रुत जो थे ये शल्य चिकित्सक थे। ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। कौन? सुश्रुत। ठीक है, और जो पारा का आविष्कार हुआ था वो गुप्त काल में माना जाता है। और पाल्यकास नामक एक पशु चिकित्सक होते हैं जो हतस्य आयुर्वेद की रचना करते हैं, और ये बड़ा फेमस होते हैं पशु चिकित्सक के रूप में गुप्त काल में। और इस तरह से हम लोग गुप्त काल को पढ़ चुके हैं, मतलब संपूर्ण गुप्त काल को पढ़ लिए। और दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए। और इसके बाद हम लोग को किस टॉपिक में पढ़ना है, मतलब किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस वंश के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट में बताइए, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।